Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Today we will start our fourth lecture of ecology and I am your course instructor Sehri Shumar. Basically आज हमने अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट द हाइड्रोस्फीयर और इसका हमने पार्ट 2 डिस्कस करना है। पार्ट 1 जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था थर्ड लेक्चर में, उसमें हमने बेसिकली हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, उसके अंदर वाटर का क्या रोल है और वाटर का इकोसिस्टम डिस्कस किया था हमने। ठीक है, और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस डिस्कस की थी वाटर की कि वाटर किस तरह से एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ के लिए और ह्यूमन लाइफ के लिए क्यों और कितना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी वाटर की। ठीक है, तो ये जो हमारा लेक्चर था ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हाइड्रोस्फीयर का, जिसमें हमने बेसिकली वाटर को डिस्कस किया था मेनली। आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द फाना एंड फ्लोरा ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, कि हाइड्रोस्फीयर के अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कैसी प्लांट लाइफ होती है इसके अंदर और कैसे एनिमल्स इसके अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं और उनके अंदर क्या क्या एडॉप्टेशंस होती हैं। आज हमने बेसिकली उसको डिस्कस करना है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। इसमें हमने जो पहला पॉइंट है दैट इज़ अबाउट द अफेक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ एक्वेटिक इन्वायरमेंट ऑन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि अफेक्ट्स को डिस्कस करना है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट कैसा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, क्यों और कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, उसको हमने बेसिकली डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, the aquatic environment is subject to water movements ranging from small vertical circulations to strong currents। ठीक है, कि वाटर के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसकी बेस पर एनिमल्स भी उसके अंदर वैसी ही मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, कि प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों वो उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि जो करंट्स हैं वाटर के उस तरह की मूवमेंट होती है और उसी तरह के एनिमल्स और प्लांट मूवमेंट शो करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रीम्स होती हैं बेसिकली उनके अंदर यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है और जो सीज हैं उनके अंदर मूवमेंट रिवर्स हो जाती है, तो एनिमल्स भी उसी तरह से मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, मैनी एक्वेटिक एनिमल्स हैव अकॉर्डिंगली टेकन टू सेडेंट्री और सिजाइल लाइव्स डिपेंडिंग ऑन वाटर मूवमेंट्स। कि जिस तरह की वाटर मूवमेंट होगी वैसा ही एनिमल्स वहाँ पर सर्वाइव करेंगे। ठीक है, कि सेडेंट्री मीन्स सिजाइल जो मूव नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल एनिमल्स वहाँ पर रहेंगे जहाँ पर वाटर करंट्स बहुत कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो जो फ्रीली मूविंग एनिमल्स हैं जो मूव कर सकते हैं वो वहाँ पर रहेंगे जहाँ पर वाटर करंट्स हायर होते हैं। जहाँ पर वाटर करंट्स ज़्यादा होता है वो वहाँ पर जो है अपना हैबिटेट बनाएंगे और वो वहीं पर सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली एनिमल्स वहाँ पर अडॉप्टेड होते हैं अकॉर्डिंग टू वाटर मूवमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिजाइल टू अ लोकोमोटिव एग्जिस्टेंस फेवर अ बायलेटरल सिमिट्री। ठीक है, कि लोकोमोटिव सिजाइल से लोकोमोटिव अपेयरेंस जो है एनिमल्स की, पहले एनिमल्स जो थे वो जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं या इनवर्टिब्रेट्स को अगर हम डिस्कस करें, जैसे कि आप हाइड्रा जो कि स्लेंट्रेटा से बिलोंग करता है, आप कहते हैं कि उसकी जो सिमिट्री है वो रेडियल है। ठीक है, कि सिजाइल होते हैं हाइड्रा, आपको पता है कि वो किसी न किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है। हाइड्रा जिसे हम कह रहे हैं किसी न किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, वो मूव नहीं कर सकता फ्रीली और उसकी जो सिमिट्री है रेडियल होती है। ठीक है, और सिजाइल एनिमल है। लेकिन जैसे जैसे हम हायर फाइला की तरफ जाते हैं इन्वर्टिब्रेट्स के, तो लोकोमोटिव एग्जिस्टेंस आती है, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनके अंदर बायलेटरल सिमिट्री मौजूद होती है। तो जो हमारे पास सिजाइल एनिमल्स हैं उनके अंदर जो है वैसी ही सिमिट्री होती है और जिसे जैसे हम लोकोमोटिव अपेयरेंस की तरफ जाते हैं तो बायलेटरल सिमिट्री आती जाती है हमारे पास एनिमल्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास द वाटर करंट्स ऑफ वाटर ऑफन एब्रेड द इनहेबिटिंग फ्लोरा एंड फाना। ठीक है, एब्रेड होता है कि रब ऑफ कर देना, ख़त्म कर देना, रब ऑफ। ठीक है, इसका मीनिंग है रब ऑफ कर देना। तो वाटर क्या करता है, वाटर करंट्स क्या करते हैं, एब्रेड द इनहेबिटिंग फ्लोरा एंड फाना, के जो वहाँ पर प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जिसको दूसरे एनिमल्स जो हैं वो अपनी फीड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे, वाटर करंट क्या करता है उसको कहीं दूर ले जाता है, रब ऑफ कर देता है वहाँ से। एंड वेरिड मॉडिफिकेशंस आर इनकाउंटर टू विथस्टैंड द एब्रेसिव एक्शन। ठीक है, कि और इस एक्शन को सर्वाइव करने के लिए, इस कंडीशंस को सर्वाइव करने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर कुछ ना कुछ एडॉप्टेशंस होनी चाहिए जिसकी वजह से वो इस कंडीशंस को सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो वो क्या होती हैं कि आपको पता है कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनके अंदर थिक स्केल्स होते हैं। ठीक है, थिक स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पर जो कि उनको एब्रेसिव एक्शन से बचाते हैं
और इसके अलावा इनके अंदर स्ट्रॉन्ग शेल्स होते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता है कि मुख्तलिफ तरह के जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर शेल्स मौजूद होते हैं, और वो ये शेल्स इसीलिए होते हैं ताकि वो वाटर के एब्रेसिव एक्शन को सर्वाइव कर पाएँ, उसके खिलाफ जो है विथ स्टैंड हो सकें। तो ठीक है, तो फर्स्ट अडॉप्टेशन क्या होती है, उनके अंदर थिक स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पर। सेकेंड, उनके अंदर शेल्स होते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग जो है वो होल्ड फास्ट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो कि उनको किसी न किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, होल्ड फास्ट या फिर जिसे आप सक्कर भी बोलते हैं। ठीक है, होल्ड फास्ट या फिर सक्कर्स पाए जाते हैं ताकि वो किसी न किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सके। ठीक है, तो ये हो गया कि ये किस वजह से होता है कि वाटर करंट जो है वो इनहेबिटिंग फ्लोरा और फाना को वहाँ से रब ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से एनिमल्स के अंदर कोई ना कोई अडॉप्टेशन होनी चाहिए ताकि वो इस एक्शन को सर्वाइव कर सके। और वो फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन जो हैं वो एनिमल्स को वहाँ पर रहने में या वहाँ पर सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास अडॉप्टेशंस टू लिव इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहना है तो वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ अडॉप्टेशंस होनी चाहिए। तो वो अडॉप्टेशंस क्या हैं एनिमल्स के अंदर? सबसे पहले है कि एबिलिटी टू ब्रीथ डिजॉल्व एयर इन वाटर। आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं जो कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं वो जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, कि ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर और वो उसी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसी के अंदर ब्रीथ करते हैं। इसके अलावा मॉडिफिकेशन ऑफ वेरियस सेंसेस टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, कि उनके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको सेंस करने के लिए उनके अंदर कोई ना कोई जो है सेंसेस होनी चाहिए। स्टिमुलाई को सेंस करने के लिए उनके अंदर वेरियस सेंसेस पाई जानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि फ़िश है तो उसके अंदर उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की सेंसेस होती हैं जिसकी बेस पर वो रिस्पॉन्ड कर सकती है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास फिनोमेना ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। मीन्स उनके अंदर वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फिनोमेना होना चाहिए ओस्मो रेगुलेशन का, जिसकी बेस पर वो अपनी बॉडी को एक ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है उनके अंदर आपको पता है कि जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं एनिमल्स उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे कि फिशेस के अंदर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है कि उनके जो स्पर्म्स हैं और जो एग्स हैं वो आउटसाइड रिलीज़ कर दिए जाते हैं और आउटसाइड ही वो आपस में मिलकर जो है जाइगोट बना रहे होते हैं और फिर उसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो इनके अंदर हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाई जाएगी जो कि अडॉप्टेशन है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एंड इकोलॉजिकल अडॉप्टेशन। ठीक है, कि वाटर और इकोलॉजिकल अडॉप्टेशन का हमने रिलेशन चेक करना है। There exists a strong relationship between the water status of soil, plant and atmosphere। ठीक है, कि ये जो सॉइल, प्लांट और एटमॉस्फेयर जो है इन तीनों का वाटर के लिहाज से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर रूटिंग जोन जो होते हैं सॉइल के, रूटिंग जोन वो जोन जिनके अंदर रूट्स पाई जा रही होती हैं प्लांट्स की। ठीक है, कि वो जोन जिसके अंदर रूट्स पाई जा रही हैं, रूट हेयर्स पाए जा रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं रूटिंग जोन ऑफ सॉइल, द प्लांट बॉडी एंड द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिहेव एज अ कंटिन्यूम। ठीक है, कि कंटिन्यूम किसे कह रहे हैं? कि एक पाथवे को कह रहे हैं जिसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा होता है। कंटिन्यूस नेचर ऑफ वाटर इन पाथवेज। ठीक है, कि इसको हम कह सकते हैं वाटर कंटिन्यूस नेचर बनाता है और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं या इस टर्म को नाम देते हैं स्पैक। ठीक है, कि स्पैक क्या है? सॉइल, प्लांट, एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम इन रिलेशन टू वाटर ट्रांसफर। अब ये स्पैक क्या है? आपको पता है कि जो वाटर है उसको सॉइल में पाया जाता है और उसको अब्जॉर्ब करना है रूट्स ने, मतलब प्लांट्स की रूट्स ने उसको अब्जॉर्ब करना है और वेस्कुलर बंडल्स ने उसको ऊपर तक लेके जाना है, प्लांट्स के ऊपर वाले ऑर्गन्स तक लेके जाना है और फिर वहाँ से ट्रांसपायरेशन होनी है वाटर की और वो वाटर ट्रांसपायर करके अल्टीमेटली कहाँ पर जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो इस तरह से एक रिलेशन बन रहा है कि पहले सॉइल में था वाटर, फिर सॉइल से रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, रूट से प्लांट के अंदर गया, प्लांट से वाटर ट्रांसपायर हुआ और ट्रांसपायरेशन के जरिए से दोबारा एटमॉस्फेयर में आया, जिसको हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूम नेचर बना रहा है प्लांट अपने पाथवेज में। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, पाथवे फॉर वाटर मूविंग फ्रॉम सॉइल थ्रू प्लांट्स टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कि पाथवे है जिसके अंदर सॉइल से वाटर जो है वो सॉइल से पहले रूट्स में जाता है, या हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में जा रहा है, फिर उस प्लांट से जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो इसे हम कह रहे हैं कि ये स्पैक नेचर बना रहा है अपनी, प्लांट से फिर कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये जो है इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं सॉइल, प्लांट, एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इकोलॉजिकल अडॉप्टेशंस। नेक्स्ट अगर हम देखें स्कार्सिटी और अबंडेंस ऑफ वाटर। ठीक है कि स्कार्सिटी मतलब कमी या फिर अबंडेंस मतलब अगर एक्सेस वाटर है तो उसके नतीजे में प्लांट्स की जो डिवीजन्स हैं या एनिमल्स की जो डिवीजन्स हैं उनको हम कितने टाइप्स के में डिवाइड कर सकते हैं वो हमने देखना है। द स्कार्सिटी और अबंडेंस ऑफ वाटर ब्रिंग्स अबाउट अडॉप्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी अडॉप्टेशंस आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट के पानी ज़्यादा है या पानी कम है उसी के मुताबिक वो अपना सर्वाइवल जारी रखते हैं। ठीक है, तो इसकी बेस पर हमने प्लांट्स और एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास मीजोफाइट्स एंड मीजोकोल्स। ठीक है, मीजोफाइट्स मतलब दरमियाना, जिसे मीजो आप कहते हैं दरमियाने को, और मीजोकोल्स आप कहते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो कि मीजोकोल्स आप बेसिकली एनिमल्स को ले रहे हैं और मीजोफाइट्स आप प्लांट्स को ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ऐसे प्लांट जो कि प्लेंटी ऑफ वाटर कंडीशंस में रह रहे हों उसको हम कहेंगे मीजोफाइट्स, जिनको सर्वाइवल के लिए उनके पास जितना वाटर उन्हें नीडेड है उतना उनके पास मौजूद है, मतलब पानी की कमी नहीं है, जितनी उन्हें ज़रूरत है उतना पानी उनके पास मौजूद है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे मीजोफाइट। ऐसे प्लांट जो कि प्लेंटी ऑफ वाटर कंडीशंस में रहते हैं उन्हें हम नाम देते हैं मीजोफाइट्स। इसी तरह मीजोकोल्स ऐसे एनिमल जो कि प्लेंटी ऑफ वाटर कंडीशंस में रह रहे हों उसे हम मीजोकोल्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मतलब ऐसे प्लांट जो कि पानी के अंदर रह रहे हों, और हाइड्रोकोल्स ऐसे प्लांट जो कि एक्वेटिक ऐसे एनिमल्स जो कि एक्वेटिक कंडीशंस में रह रहे हों, एक्वेटिक इकोसिस्टम में रह रहे हों, उन्हें हम क्या कहेंगे हाइड्रोकोल्स। ठीक है, थर्ड है हमारे पास जीरोफाइट्स। मतलब ऐसे प्लांट जो कि जीरिक कंडीशन में रह रहे हो। जीरिक मतलब ड्राई कंडीशन में, जैसे कि डेजर्ट की कंडीशन होती है। ठीक है, जैसे कि कैक्टस प्लांट आप कहते हैं कि जीरिक प्लांट है, जीरोफाइट्स है। तो ऐसे प्लांट जो कि ड्राई कंडीशन में रह रहे हो, वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हो, उन्हें हम कहेंगे जीरोफाइट्स। इसी तरह जीरो कोल्स ऐसे एनिमल्स जो कि ड्राई कंडीशन में रह रहे हैं उन्हें हम कहेंगे जीरो कोल्स। जिसे हम कह सकते हैं डेजर्ट एनिमल्स। ठीक है, कि ऐसे एनिमल्स जो कि डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं उन्हें हम कहेंगे जीरो कोल्स। ठीक है, तो ये थी हमारे पास डिवीजन अकॉर्डिंग टू द स्कार्सिटी और अबंडेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास बेसिकली जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द हाइड्रोफाइट्स एंड हाइड्रोकोल्स। ठीक है, कि हमने जो डिस्कस करना है हम बेसिकली जो है डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोस्फीयर को। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर रह रहे हैं उनके अंदर कैसी अडॉप्टेशंस पाई जाती हैं उन्हीं को हमने डिस्कस करना है। तो बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ हाइड्रोफाइट्स एंड हाइड्रोकोल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जैसे कि ऐसे प्लांट जो कि वाटर में रह रहे हों उन्हें हम कह रहे हैं हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, तो इनकी हमारे पास आगे फर्दर सब डिवीजन्स हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट। ठीक है, कि ये किस तरह से फ्लोट कर रहे होते हैं उस बेस पर हमने प्लांट्स को मज़ीद डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है फ्री फ्लोटिंग मतलब आज़ादाना जो मूव कर रहे होते हैं बगैर किसी रेस्ट्रिक्शन के, उसे हम क्या कह रहे हैं फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। इसके अंदर इसकी एग्जांपल में आ जाता है एजोला वगैरह, वुल्फिया जो प्लांट्स हैं वो सारे के सारे फ्री फ्लोटिंग है, हाइड्रोफाइट्स प्लांट हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स, के ऐसे हाइड्रोफाइट जो कि नीचे से तो रूटेड हों लेकिन उनके जो लीव्स हैं वो फ्री फ्लोट कर सकते हो, आज़ादाना जो है मूव कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं रूटेड हाइड्रोफाइट्स विद फ्लोटिंग लीव्स। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है निम्फिया और मार्सिलिया। ठीक है, निम्फिया और मार्सिलिया ऐसे प्लांट्स हैं जो कि रूटेड हाइड्रोफाइट्स हैं लेकिन उनके लीव्स फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज मतलब ऐसे प्लांट जो कि कम्प्लीटली वाटर के अंदर रह रहे हो। ठीक है, कि कम्प्लीटली उनका पूरा जो प्लांट है वो वाटर के अंदर हो लेकिन फ्लोट कर सकता हो, इजीली मूव कर सकता हो, उसे हम क्या कह रहे हैं फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सिरेटोफाइलम की एग्जांपल आ जाती है इसमें हमारे पास। और नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, कि ये भी ऐसे प्लांट हैं जो कि कम्प्लीटली वाटर के अंदर उनकी बॉडी मौजूद होती है लेकिन ये बेसिकली रूटेड होते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है हाइड्रिला की और कारा की, हाइड्रिला और कारा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी है हमारे पास एमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स, जिसे हम एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं, एम्फीबियस प्लांट्स भी बोलते हैं इन्हें हमें। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल सेजिटेरिया की और रेननकुलस की।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फ्लोटिंग मूवमेंट या फिर सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। इसकी बेस पर हमने प्लांट्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं। ये आपको कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हाइड्रोफाइट्स नज़र आ रहे हैं जो कि वाटर की सरफेस पर मूव कर रहे हैं, फ्री फ्लोटिंग है। इस तरह फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट जो कि हमने पहली कैटेगरी डिस्कस की थी, उसमें आपको एग्जांपल है लेमना, साल्विनिया, एजोला, पिस्चिया और वुल्फिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स की। इसमें भी आपको एग्जांपल नज़र आ रही होंगी हाइड्रीला, वॉलिसिनेरिया, इस तरह से मुख्तलिफ तरह के आपको कारा और सिरेटोफाइलम वगैरह नज़र आ रहे हैं एग्जाम्पल इसकी। और एमरजेंट हाइड्रोफाइट्स वो हाइड्रोफाइट जिन्हें हमने एम्फीबियस प्लांट्स भी बोला था कि कुछ जो है वो उनका पार्ट पानी के अंदर होता है और कुछ ज़्यादातर जो बॉडी का पार्ट है वो आउटसाइड दा होता है, मतलब लैंड पर होता है, तो उसे हम क्या कह रहे थे, एमरजेंट फॉर्म्स, मतलब वो डैम्प कंडीशन में सर्वाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, कि मट्टी ऐसी मट्टी होती है जो कि डैम्प होती है और ऐसी कंडीशन में वो एमरजेंट फॉर्म्स जो है वो सर्वाइव कर रही होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। अब हमने इसकी एडॉप्टेशंस को डिस्कस करना है कि इनके अंदर कैसी एडॉप्टेशंस पाई जाती हैं जिसकी बेस पर ये प्लांट्स जो हैं वो हाइड्रोफिटिक कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं, मींस एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर कैसे सर्वाइव कर रहे होते हैं। सबसे पहले है पुअर मैकेनिकल एब्जॉर्बिंग कंडक्टिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कि इनके अंदर जो एब्जॉर्बिंग और कंडक्टिव टिश्यूज़ हैं वो पुअरली डिवेलप होते हैं, मींस इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो इतने ज़्यादा डिवेलप नहीं होते कंडक्शन के लिए। नेक्स्ट है एन एक्सटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ एयर स्पेसिस। ठीक है, कि इनके अंदर एयर स्पेसिस बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एयरन काइमा। ठीक है, कि इनके अंदर एयरन काइमा या एयर स्पेसिस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं क्योंकि इन्होंने वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायर करना होता है, जिसकी बेस पर इनके अंदर एयर स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं। और नेक्स्ट है रूट्स आर इधर एब्सेंट और पुअरली डिवेलप्स। ठीक है, कि या तो रूट्स बिल्कुल एब्सेंट होंगी या फिर अगर होंगी भी तो बहुत ज़्यादा पुअरली डिवेलप होंगी। जैसे कि वुल्फिया एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर रूट्स बिल्कुल एब्सेंट होती हैं। और अगर हम पुअरली डिवेलप की बात करें तो हाइड्रीला एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर रूट्स जो हैं वो पुअरली डिवेलप होती हैं हाइड्रीला के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास रूट्स में नोट हैव रूट हेयर्स, रूट कैप एंड वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, कि अगर रूट्स पाई जा रही हैं तो उनके अंदर रूट हेयर्स नहीं होंगे, रूट कैप्स नहीं होंगी और वेस्कुलर टिश्यू भी नहीं होंगे, मतलब कंडक्शन नहीं हो रही होगी वाटर की, क्योंकि बेसिकली रूट्स का काम है कि उन्होंने कंडक्शन करवानी है वाटर की, तो वाटर की तो इनको ज़रूरत नहीं है। वो बेसिकली रह भी वाटर के अंदर रहे हैं, पूरी की पूरी प्लांट की बॉडी जो है वो वाटर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो उन्हें जो है कंडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जिसकी बेस पर जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं या रूट्स हैं वो पुअरली डिवेलप होती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एडॉप्टेशन। और अगर इनके पास जो रूट्स अगर प्रेजेंट होंगी तो बेसिकली फाइबरस या फिर एडवेंटिशियस रूट्स इनके अंदर मौजूद होंगी। नेक्स्ट हमारे पास एडॉप्टेशंस हैं। द स्टेम ऑफ हाइड्रोफाइट इज़ वीक, सिलेंडर एंड स्पॉन्जी। ठीक है, कि हाइड्रोफाइट्स की जो स्टेम होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, जस्ट लाइक अ राइजोम। ठीक है, कि राइजोम आप जो पढ़ते हैं जिसे आपने कहा था हॉरिजॉन्टल होती है राइजोम, उसी तरह की इनकी स्टेम होती है जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, जस्ट लाइक अ राइजोम, और म्यूसिलेज से कवर हुई होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास द एरियल लीव्स में बी ब्रॉड, कि वो लीव्स जो कि डायरेक्टली एयर से जो है वो एक्सपोज हो रहे होंगे एयर के साथ, वो तो या तो ब्रॉड होंगे मतलब वाइड होंगे। और अगर ऐसे प्लांट जो कि सबमर्ज्ड हैं डायरेक्टली वाटर के अंदर रह रहे हैं, उनके जो लीव्स हैं वो थिन होंगे, लॉन्ग होंगे या रिबन शेप होंगे। ठीक है, तो ये इनकी अडॉप्टेशन है। नेक्स्ट है स्टोमेटा आर कम्प्लीटली एब्सेंट इन सबमर्ज्ड लीव्स। ठीक है, ऐसे प्लांट जो कि पूरा का पूरा पानी के अंदर रह रहा है उनके अंदर स्टोमेटा बिल्कुल एब्सेंट होंगे। ठीक है, और ऐसे प्लांट जो कि अगर जिनके अंदर स्टोमेटा पाए भी जा रहे हैं तो सिर्फ अपर सरफेस पर पाए जा रहे होंगे, जो है लोअर सरफेस पर ज़्यादा स्टोमेटा मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्वेटिक इन्वायरमेंट, कि उन्होंने किस तरह से सर्वाइव करना है एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर। और नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास हाइड्रोकोल्स की, ऐसे एनिमल्स जो कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं या फिर उन्हें हम कह सकते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स या एक्वेटिक एनिमल्स। इनके अंदर जो अडॉप्टेशंस हैं इनके अंदर क्या होती है, सबसे पहले इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइंड होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रीम लाइन बॉडी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फ़िश की बॉडी हमेशा स्ट्रीम लाइंड होती है। ठीक है, स्ट्रीम लाइंड उनकी बॉडी क्यों होती है, ताकि वो वाटर की जो फोर्स है उसको रेजिस्ट कर सके। ठीक है, ऐसी बॉडी फ़िश के अंदर मौजूद होती है।
ताकि वो अपवर्ड डाउनवर्ड या फिर लेफ़्ट और राइट से जो फोर्स आ रही होती है वाटर की उसको अपोज कर सके। ठीक है, और इसके अलावा इनका जो हेड होता है कंप्रेस होता है, बॉडी और टेल इनकी पाई जाती है जो कि कंप्रेस फॉर्म में मौजूद होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी इसकी एडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू द वाटर हैबिटेट। इसके अलावा हमने और भी बहुत सी अडॉप्टेशंस डिस्कस की थी फिशेस के अंदर। जब हमने वर्टिब्रेट्स डिस्कस कर रहे थे, हमने फिशेस के अंदर बहुत सी अडॉप्टेशंस डिस्कस की थी अकॉर्डिंग टू देयर एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वो सारी की सारी इसी की अडॉप्टेशंस के अंदर आ जाती हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर के अंदर रह रहे होते हैं, तो इसमें वेरियस एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। बहुत से ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो कम्प्लीटली अपनी लाइफ जो है वाटर के अंदर गुजारते हैं। इसके अलावा फिशेस सारी की सारी जो है एक्वेटिक होती हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं जिसमें टर्टल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ बर्ड्स हैं जो कि माइग्रेटरी होते हैं। ठीक है, कि माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास जो कि रिप्रोडक्शन के लिए वाटर को जो है अडॉप्ट करते हैं, कि उन्होंने या तो रिप्रोडक्शन करनी होती है या फिर कलेक्शन ऑफ फूड के लिए वो वाटर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और कुछ मैमल्स हैं जो कम्प्लीटली वाटर के अंदर रह रहे होते हैं जैसे कि सील्स और वेल्स वगैरह। ऐसे मैमल्स हैं जो कम्प्लीटली जो है अडॉप्टेड होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल थी हाइड्रोकोल्स की। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि एक्वेटिक होते हैं, कम्प्लीटली अपनी लाइफ वाटर के अंदर गुजार रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको कुछ डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। इसके अंदर आपको कुछ एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपको स्टारफिश नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपको फिशेस नज़र आ रही हैं जो कि सारी की सारी अपनी लाइफ वाटर के अंदर गुजारती हैं। ठीक है, और कुछ आपको वेल्स नज़र आ रही हैं, सील्स हैं, टर्टल्स हैं, फ्रॉग्स हैं जो कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में अपनी लाइफ गुजारते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास हाइड्रोकोल्स की एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास स्नो एज अ हैबिटेट। ठीक है, आपको पता है स्नो जो है वो सॉलिड फॉर्म है वाटर की। ठीक है, कि आपको बताया था कि जो वाटर है वो तीनों कंडीशंस में या तीनों स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर गैस हो। तो जो स्नो है दैट इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, स्नो को डिफाइन करें, स्नो विच इज़ द सॉलिड स्टेट ऑफ लिक्विड वाटर इज़ एन इंटीग्रल फैक्टर इन द फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, कि ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है। आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो वाटर है 3% वाटर जो ऐसा है वो जो कि फ्रेश वाटर है, बाकी जो 97% है दैट इज़ द मेरीन वाटर। और मैंने ये भी बताया था कि जो 3% वाटर है उसका जो मेजर जो उसकी फॉर्म है वो स्नो या फिर आइस कैप्स की सूरत में हमारे पास रिजर्व मौजूद है। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो आइस कैप्स है वो पिघल रहे हैं, जो कि अलार्मिंग कंडीशन है हमारे लिए। तो इसका मतलब है स्नो जो है वो इंटीग्रल फैक्टर है हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में। और बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो कि स्नो को हैबिटेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्नो के अंदर रह रहे होते हैं और उनके अंदर कुछ ऐसी अडॉप्टेशंस होती हैं जिसकी बेस पर वो उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, अब स्नो क्या करती है, स्नो आपको पता है कि वो कम्प्लीटली जहाँ पर भी होगी वो कम्प्लीटली उस एरिया को कवर कर लेगी। ठीक है, तो स्नो क्या करती है, स्नो जो एनिमल्स हैं उनकी फूड को कवर कर लेती है। अगर वहाँ पर कोई प्लांट्स मौजूद हैं या फिर कुछ इन्वर्टिब्रेट्स पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो एरिया है उसको आपको पता है माउंटेनस रीजन्स होते हैं बेसिकली जहाँ पर स्नो पाई जाती है, जैसे कि नॉर्थ यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका वगैरह में। ठीक है, कि वहाँ पर बेसिकली स्नो आइस कैप्स की सूरत में मौजूद है। और वहाँ पर जो स्नो है उसने बेसिकली सारा एरिया कवर किया होता है, जिसकी वजह से एनिमल्स को फूड नहीं मिलती। ठीक है, जब फूड नहीं मिलेगी तो एनिमल्स क्या करेंगे, माइग्रेशन करेंगे बोथ ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स टूवर्ड्स एरियाज दैट आर समवट फ्री फ्रॉम इट्स डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। ठीक है, कि बर्ड्स वहाँ से या तो माइग्रेट कर जाएंगे, मैमल्स भी माइग्रेट कर जाएंगे और ऐसे एरिया की तरफ जाएंगे जो कि जहाँ पर स्नो का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ना हो रहा हो, वो वहाँ पर माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, तो स्नो जो है वो एक माइग्रेटरी फैक्टर के तौर पर काम करती है एनिमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर या फिर बर्ड्स के अंदर। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि वहाँ पर उस स्नो को एज ए हैबिटेट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसी अडॉप्टेशंस पाई जाती हैं जिसकी बेस पर वो वहाँ पर जो है सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, स्नो प्रिवेंट्स द लोकोमोशन ऑफ मैमल्स एंड ऑफ रनिंग बर्ड्स। ठीक है, कि मैमल्स को लोकोमोट करने को प्रिवेंट करती है। एंड एनिमल्स विद लॉन्ग फीट ओनली आर वेल अडॉप्टेड फॉर मूविंग ऑन द स्नो कवर। ठीक है, कि जो लॉन्ग फीट वाले एनिमल्स हैं जिनके लिम्स जो हैं बड़े हैं, लॉन्ग है, सिर्फ वही एनिमल्स ऐसे हैं जो कि स्नो कवर में मूव कर सकते हैं। बाकी जो है जो रेंगने वाले होते हैं, ठीक है, बेसिकली वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो
स्नो को एज अ हैबिटेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्नो बियर है हमारे पास, पोलर बियर्स वगैरह, और कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो कि स्नोई एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में सर्वाइव कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कुछ मैमल्स जो बेसिकली रॉडेंट्स जो होते हैं वो टनल्स बना लेते हैं स्नो के नीचे, और वहाँ पर जाकर अपने पूरा जो विंटर का सीज़न होता है उस टनल्स के अंदर गुजार देते हैं। ठीक है, कि वो जो है स्नो के अंदर टनल्स बना लेते हैं रॉडेंट्स, और हाइबरनेट हो जाते हैं उन टनल्स के अंदर। ठीक है, और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि नॉन हाइबरनेटिंग होते हैं, जैसे कि लेमिंग्स वगैरह। उन्होंने हाइबरनेट नहीं करना होता, वो क्या करते हैं कि विंटर सीजन में ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनका जो सीज़न होता है ब्रीडिंग का वो बेसिकली विंटर सीजन है, और वो इसी स्नोई एरियाज़ में ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ अबाउट द हाइड्रोस्फीयर, एंड हमने पार्ट 2 डिस्कस किया बेसिकली इसके फ्लोरा और फाना को डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो होप सो आपको अच्छे से लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम जो है बेसिकली लिथोस्फीयर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।